अब हम प्रियम्बल की बात करेंगे। प्रियम्बल ये हमें बताता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign social secular democratic republic, sovereign social secular democratic republic and to secure to all its citizen। इसमें पहला तो है सोर्स ऑफ अथॉरिटी दिया गया है, पहला पीपल ऑफ इंडिया, और दूसरा दिया गया है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट जो है सोवन सोशल सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उसके अलावा उसके अलावा जो है डेट ऑफ अडॉप्शन डेट ऑफ अडॉप्शन दी है, और गोल दिए। गोल क्या है, जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस, liberty of thought expression belief faith worship, justice liberty equality of status and opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of an individual and the unity and integrity of the nation। और यहाँ डेट ऑफ अडॉप्शन दी है 26 नवंबर 1949। ये है। तो पहला है नेचर दिया गया है। नेचर क्या क्या है, पहला है सोवन। सोवन मतलब होता है इंडिपेंडेंट स्टेट, कोई डोमिनियन, नो डोमिनियन ऑफ अदर नेशन, कोई ये डोमिनियन नहीं है, किसी अदर नेशन का डोमिनियन नहीं है, ठीक है। और यूएन और कॉमनवेल्थ मेंबरशिप जो है ये इफेक्ट नहीं करती है हमारी सोवरेनिटी को। दूसरा है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब होता है इंडिया डेमोक्रेटिक है, पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। सब मैनिफेस्टेशन है, जैसे कि यूनिवर्सल एल्डर फ्रेंचाइज हो गया, और पीरियडिक इलेक्शन होता है, यूनिवर्सल एल्डर फ्रेंचाइज पीरियडिक इलेक्शन। डेमोक्रेसी कैसी है हमारे यहाँ, सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो सोवन सोशल सेकुलर। सेकुलर मतलब होता है स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करता है स्टेट। सोवन सोशल सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब होता है टू कैटेगरी ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटी होती है, पहला होता है मोनार्की होता है, एक रिपब्लिक होता है। मोनार्की होता है जिसमें हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो हेरिडिटी होता है, जैसे कि ब्रिटेन। और रिपब्लिक होता है जिसमें हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो इलेक्टेड होता है, और कोई प्रिविलेज्ड सेक्शन नहीं होता है, प्रिविलेज सेक्शन नहीं होता है सोसाइटी में, सब इक्वल होते हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है टू एक्सेस द ऑफिस ऑफ हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव है जस्टिस। जस्टिस में तीन चार की टाइप की जस्टिस है जो रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है। जस्टिस है सोशल जस्टिस, जिसमें कास्ट बेस्ड रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है विदाउट सोशल डिस्टिंक्शन। दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस, जिसमें इकोनॉमिक बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, वेल्थ इनकम और प्रॉपर्टी के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। सोशल इकोनॉमिक जस्टिस दोनों को कंबाइंड बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो कोई अब पूछता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होती है, तो सोशल प्लस इकोनॉमिक जस्टिस इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस, जिसमें सभी के पास सभी इक्वल इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करते हैं, इक्वल एक्सेस होता है पॉलिटिकल ऑफिस के लिए, और इक्वल वॉइस होती है गवर्नमेंट में। तो ये हो गया जस्टिस। दूसरा है लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये जो है लिए गए हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, ये कंबाइनली ट्रिनिटी कहते हैं इनके, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो एल ई एफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों जो है ट्रिनिटी फॉर्म करते हैं। लिबर्टी मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेन, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेन है, ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी डेवलप करने के लिए अपने आप को। हमारे प्रियम्बल में लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ इन वर्शिप दिया गया है। कोई एब्सोल्यूट नहीं, ये एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड लिबर्टी है, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड लिबर्टी है। कुछ लिमिटेशन जो है मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अपने आप इटसेल्फ। फिर है जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया। लिबर्टी इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, कोई स्पेशल प्रिविलेज किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिए गए हैं, ठीक है। और इस पर प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी, ये इसमें एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि एक इंडिविजुअल जो है अपने आप को डेवलप कर सके, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन होता है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी प्रियम्बल में दिया गया है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। थ्री डायमेंशन होते हैं इक्वालिटी के, थ्री डायमेंशन होते हैं। एक होता है सिविल इक्वालिटी, सिविक इक्वालिटी, इसका मतलब ये है फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 14 से 18 के अंदर, इसमें सिविक इक्वालिटी है। दूसरा है पॉलिटिकल इक्वालिटी, मतलब राइट टू वोट हो गया आर्टिकल 325-26 के अंदर। और इकोनॉमिक इनक्वालिटी है, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करेंगे तो ये आएगा आर्टिकल 39 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बताया गया है। और वेलफेयर के बारे में बताया गया है, वेलफेयर है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, ठीक है। प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के बारे में बताया गया है, तो ये आर्टिकल 39 है डीपीएसपी। तो सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 325 जो है वो बताता है कि नो पर्सन टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड ऑफ रेस रिलीजन कास्ट और सेक्स। और 326 जो है वो इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, ठीक है। उसके बाद है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ये मैनिफेस्ट करता है, मैनिफेस्ट दिखा विजिबल है। सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट जो है फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें प्रमोट करना है हार्मोनी और ब्रदरहुड, ठीक है। 51 ए ई में तो ये हार्मोनी और ब्रदरहुड को प्रमोट करता है, तो ये भी जो है हमारा ये दिखाता है सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी। ये इंश्योर करता है, हमारे प्रियम्बल में बताया गया है कि इंश्योर करना है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी, इंश्योर करना है डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल
एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फिर है प्रेम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, नहीं पहले कहा गया था नहीं ये पार्ट नहीं है, पर अब कहा जाता है कि प्रेम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये सोर्स नहीं है ना ही लिमिटेशन है, ये याद रखना है कि ये ना ही सोर्स है ना ही लिमिटेशन है, ना ही ये सोर्स है ना लिमिटेशन है ऑफ पावर टू द लेजिस्लेशन टू द लेजिस्लेचर, और इट इज़ नॉट जुडिशियबल और जस्टिसिएबल। इसका मतलब ये है कि अगर इसका ब्रीच होता है, इसमें कोई प्रिंसिपल लिखे हुए हैं, इसका अगर ब्रीच होता है तो हम डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते, तो ये जस्टिसिएबल नहीं है। पर जो लेजिस्लेचर है वो इस पर लॉ बना सकती है। लेजिस्लेचर जो है इस पर लॉ बना के लेजिस्लेचर जो है इस पर लॉ बना सकते हैं। लेजिस्लेचर जो है इस पर लॉ बना के इसके जो इसके प्रोविज़न जो है उसको इम्प्लीमेंट और इन्फोर्स कर सकते हैं। पर अगर ऐसा कुछ वो नहीं करते हैं और अगर इसका हमारे इसमें जो टर्म्स लिखे हुए उसका वायलेशन होता है, तो इसके बेस पे हम जो है कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते, ये जस्टिसिबल नहीं है। ठीक है, इसका ब्रीच होता है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। कुछ रिलेटेड केस है। पहला है बेरुवारी केस। बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पार्ट नहीं है। केशवानंद भारती में कहा, केशवानंद भारती केस है 1973 में, उसमें कहा कि ये पार्ट है। LIC ऑफ इंडिया केस है 1995 का, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो प्रीएम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो क्या प्रीएम्बल अमेंडेबल है, इसको हम अमेंड कर सकते हैं? तो केशवानंद भारती केस में कहा कि प्रीएम्बल जो है वो अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368, सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि कोई भी अमेंडमेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को, बेसिक फीचर और बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रीच नहीं कर सकता। बेसिक फीचर को ब्रीच नहीं कर सकता, ये चीज़ याद रखनी है कि बेसिक फीचर जो है उसको ब्रीच नहीं कर सकता। प्रीएम्बल जो है वो अमेंड हो सकता है। अमेंडमेंट अभी तक एक ही बार हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में एक ही बार प्रीएम्बल को अमेंड किया गया है, जिसमें क्या टर्म्स ऐड किए गए? सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी। सोशल, सेकुलर, इंटीग्रिटी। सेकुलर, सोशल मतलब होता है हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो होता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो होता है। इसका मतलब ये है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। हमारा जो है कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। कम्युनिस्ट सोशलिज्म में क्या होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर देते हैं और नेशनलाइजेशन होता है ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो है नेशनलाइजेशन होता है। पर हमारे केस में ये नहीं है, हमारे केस में डेमोक्रेटिक सोशलाइजेशन है, मतलब यहाँ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, सोशलिस्ट सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का ये मैनिफेस्टेशन इसका देखा जा सकता है DPSP में, इसमें सोशलिस्टिक कॉन्नोटेशन है। दूसरा दूसरा जो ऐड हुआ है, पहला सोशलिस्टिक, ठीक है, दूसरा जो टर्म ऐड हुआ है वो है सेकुलर। सेकुलर मतलब होता है ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म को हम फॉलो करते हैं, जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है वो नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब कंप्लीट डाइवर्स है, मतलब रिलीजन और स्टेट के बीच में कंप्लीट डाइवर्स है। पर इंडिया के केस में जो है इंडिया के केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है और स्टेट जो है वो मेंटेन करता है इक्वल डिस्टेंस विद ऑल रिलीजन। कंप्लीट सेपरेशन नहीं है, बट इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करता है सभी रिलीजन से। और स्टेट जो है वर्क कर सकता है वेलफेयर के लिए कम्युनिटी के, ठीक है, और इंटरवीन कर सकता है रिलीजियस अफेयर में अगर वो ब्रीच करते हैं पब्लिक ऑर्डर को, हेल्थ को, मोरालिटी को, तो स्टेट जो है वो इंटरवीन कर सकता है। आर्टिकल 25 से 28 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, फ्रीडम टू रिलीजन ये दिया गया है। सभी रिलीजन जो है उनका सेम स्टेटस है और सपोर्ट, इक्वल सपोर्ट मिलता है स्टेट से। किसी एक रिलीजन को स्टेट फेवर नहीं कर सकता, स्टेट जो है सपोर्ट करता है सभी रिलीजन को इक्वली। उसके बाद है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी टर्म जो ऐड हुआ है, ये इंटीग्रिटी जो है रिफ्लेक्ट करता है ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रेटर्निटी। ये ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन है, ये रिफ्लेक्ट करता है ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रेटर्निटी, जो प्रमोट करता है स्पिरिट ऑफ इंटीग्रल स्ट्रक्चर ऑफ नेशन, जो कंसिस्ट करता है डाइवर्स कास्ट, क्लास, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, सेक्स, आइडियोलॉजी। इसका मतलब होता है इंटीग्रिटी मतलब होता है होल, तो ये होलसमनेस को प्रमोट करता है। मतलब इंटीग्रिटी जो है ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है फ्रेटर्निटी का। अल्टीमेटली इंटीग्रिटी जो है वो फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है, सेंस ऑफ वननेस और ब्रदरहुड को प्रमोट करता है। ये हमारे अंदर स्पिरिट ऑफ वननेस एंड स्पिरिट ऑफ एक म्यूचुअल स्पिरिट को प्रमोट करता है और सेंस ऑफ वननेस को प्रमोट करता है। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो प्रीएम्बल की सिग्निफिकेंस क्या है? पहला तो ये प्रीफेस है, ये एसेंस है और सोल है। प्रीफेस है, एसेंस है और सोल है। दूसरा ये एम्बॉडी करता है बेसिक फिलॉसफी और फंडामेंटल वैल्यूज़ को, ये बेसिक फिलॉसफी और फंडामेंटल वैल्यूज़, तो ये फिलॉसफी को और वैल्यूज़ को प्रमोट करता है और एम्बॉडी करता है। तीसरा ये कंटेन्स करता है ग्रैंड और नोबल विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ग्रैंड और नोबल विजन जो है वो इसको कंटेन करता है। चौथा है ये रिजेंबल करता है डिक्लेरेशन ऑफ यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के इंडिपेंडेंस को। ये रिजेंबल द डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, ये रिजेंबल करता है डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। लास्ट हम बात करेंगे कि ये जो है इसने ड्रॉ की इंस्पिरेशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो ड्राफ्ट किया गया था, मूव किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे मूव किया था और ड्राफ्ट किया था, मूव किया था। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि किसने ड्राफ्ट किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को, और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से किस चीज़ इंस्पायर, कौन सी चीज़ इंस्पायर हुई है, तो प्रियम्बल इंस्पायर हुआ है। और ये दिसंबर 1946 में मूव किया गया था, ड्राफ्ट मूव किया गया था और अडॉप्ट किया गया था लेटर जनवरी में 1947। ठीक है, इसके बाद हमें याद रखना है कि सम रिलेटेड फैक्ट्स की बात करेंगे तो टिल द पैसेज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का पैसेज नहीं हुआ था, इंडिया जो है डिपेंडेंसी था, कॉलोनी था ब्रिटिश एम्पायर का, इंडिया जो है डिपेंडेंसी था। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक इंडिया का पॉलिटिकल स्टेटस जो था वो डोमिनियन स्टेटस था। हम डोमिनियन थे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के। इंडिया सीज्ड टू बी इंडिया, दिस कंटिन्यू हो गया टू बी अ ब्रिटिश डोमिनियन 26 जनवरी 1950 से, क्योंकि इस डेट को हमने जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, इस डेट को हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया, अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ हुआ था 26 नवंबर 1949 को, पर उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन सभी आर्टिकल का ट्रू स्पिरिट में इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट जो हुआ है वो 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है। 26 जनवरी को हमने इसलिए किया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 में फ्लैग होस्टिंग हुई थी रावी नदी के किनारे, और पूर्ण स्वराज जो है अल्टीमेट मोटिव डिक्लेयर किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। लाहौर सेशन में 1929 में डिसाइड किया गया था, और 26 जनवरी 1930 में फ्लैग होस्टिंग हुई थी और पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया था। इसलिए हम 26 जनवरी 1950 को एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इसी दिन को इसलिए अडॉप्ट किया गया था रिमेंबरेंस के लिए। हाउएवर पाकिस्तान कंटिन्यू टू बी ब्रिटिश डोमिनियन, पाकिस्तान जो है ब्रिटिश डोमिनियन रहा 1956 तक। इंडिया 1950 26 जनवरी 1950 में एक सोवन सोशल सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। पाकिस्तान जो है वो बना डोमिनियन रहा कंटिन्यू 1956 तक। उसके बाद बात करेंगे हम टू टाइप ऑफ डेमोक्रेसी होती है, एक तो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कुछ हमें इसके टूल्स याद रखने हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। इसमें पीपल जो एक्सरसाइज करते हैं सुप्रीम पावर, डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड। इसमें 4 डिवाइस होते हैं, 4 डिवाइसेस होते हैं। पहला है रेफरेंडम। रेफरेंडम इसमें प्रोपोज लेजिस्लेशन जो है वो रिफर किया जाता है इलेक्टोरेट को फॉर सेटलमेंट बाय द डायरेक्ट वोट। मतलब यहाँ जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है हमें कोई लॉ इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि ये लॉ लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, हम उस पर डायरेक्ट वोट करते हैं, इसके बेस पे वो लॉ आता है, तो वो रेफरेंडम है। रिकॉल, अगर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव से सेटिस्फाई नहीं है तो हम उससे रिकॉल कर सकते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टेन्योर। इनिशिएटिव होता है, इसमें पीपल जो है प्रपोज करते हैं किसी बिल को, लेजिस्लेशन को, किसी बिल को लेजिस्लेशन को प्रपोज करते हैं और फिर लेजिस्लेटर जो है उसको इनेक्ट करते हैं। और फिर है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट जो होता है ये पीपल का ऑप्टेन करने के लिए ओपिनियन को ऑप्टेन करने के लिए किसी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस का, अगर कोई मैटर है, मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है, तो उसमें लोगों के ओपिनियन को जानने के लिए। दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये इसमें रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, इसमें रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं पीपल के द्वारा, जो एक्सरसाइज करते हैं सुप्रीम पावर अल्टीमेटली। मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सुप्रीम पावर को एग्जीक्यूट करते हैं और इन्फोर्स करते हैं, और या फिर पावर को जो एक्सरसाइज करते हैं हमारे बिहाफ पे। तो इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, एक तो पार्लियामेंट्री होती है और प्रेसिडेंशियल होती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, तो ये होती है टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दो टाइप की हुई, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी के हमने 4 टूल पढ़े, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल पार्ट 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1। पार्ट 1 में जो है आर्टिकल 1 से 4 तक आते हैं। आर्टिकल 1 जो है ये कहता है कि इंडिया जो भारत है वो यूनियन ऑफ द स्टेट है। यहाँ यूनियन ऑफ द स्टेट कहा गया है, फेडरेशन ऑफ द स्टेट नहीं कहा गया है, यूनियन ऑफ द स्टेट कहा गया है डेलिबरेटली। तो इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ द स्टेट। स्टेट और उसकी टेरिटरी जो है वो मेंशन की गई है फर्स्ट शेड्यूल में। टेरिटरी ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, टेरिटरी ऑफ स्टेट आता है, यूनियन टेरिटरी आता है, और टेरिटरी जो अक्वायर की गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। ठीक है, 3 चीज़ आती है इसमें। अब बात करना है कि क्यों यूनियन ऑफ द स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 में ये कहा गया है कि इंडिया दैट इज अ भारत इज अ यूनियन ऑफ द स्टेट, और फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं कहा गया है, तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से ली गई है। तो इंडियन फेडरेशन जो है वो रिजल्ट नहीं है एग्रीमेंट का। मतलब जैसे अमेरिका में क्या हुआ है, बहुत सारे स्टेट एक साथ आए और एग्रीमेंट किया उन्होंने कि हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना रहे हैं, तो मतलब स्टेट के छोटे छोटे टुकड़े का एक साथ आए और बड़ा यूनिट बनाए। वैसे इंडिया के केस में नहीं है। इंडिया पहले से एग्जिस्ट करता था, इंडिया को फर्दर सेग्रीगेशन हुआ स्टेट्स में फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन और कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, तो स्टेट जो है उनके पास राइट नहीं है, इंडिया के केस में स्टेट के पास राइट नहीं है कि वो सिसीड कर सके। तो इंडिया के केस में हम कहते हैं कि इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है,
पर डिस्ट्रक्टिबल स्टेट है, मतलब स्टेट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है वो इंश्योर्ड नहीं है। स्टेट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करती है, पार्लियामेंट जो है ऑल्टर कर सकता है स्टेट की बाउंड्री को, नेम को। पर यूएसए केस में ऐसा नहीं है। यूएसए केस में इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है विद इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। स्टेट भी इंडिस्ट्रक्टिबल है, स्टेट की भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है वो एश्योर्ड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये डिफरेंस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये वाइडर कॉन्सेप्ट है देन यूनियन ऑफ इंडिया। जब हम यूनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ स्टेट आता है, तो यूनियन ऑफ इंडिया एक छोटा कॉन्सेप्ट है, नैरो कॉन्सेप्ट है, इसमें ओनली स्टेट आता है। टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसमें स्टेट भी आता है, यूनियन टेरिटरीज भी आती है, और कोई ऐसी टेरिटरी जो एक्वायर्ड की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो भी इसमें आती है, ठीक है। स्टेट जो है, द स्टेट्स आर द मेंबर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम एंड शेयर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द federal system and share the distribution of power with the center. UT and acquired territories directly administered by the central government. यूनियन टेरिटरी और ऐसी टेरिटरी जो एक्वायर की गई है गवर्नमेंट के द्वारा वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। पर जो स्टेट होते हैं वो फेडरल सिस्टम का पार्ट होते हैं। इसमें स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में जो है पावर का डिवीजन है बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। शेड्यूल 7 जो है वो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 लिस्ट को डिवाइड करता है। यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ को लेजिस्लेट करने की। स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है। कंकरेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों लेजिस्लेट कर सकती है, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर दोनों जो है लेजिस्लेट कर सकती है। पर अगर केस में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो स्टेट लॉ जो है वो बैक सीट ले लेता है, और सेंट्रल लॉ जो है जो पार्लियामेंट ने पास किया है लॉ वो फ्रंट सीट पे आ जाता है और वो डोमिनेट करता है। पर अगर स्टेट लॉ को रिजर्व करके रखा गया है प्रेसिडेंट के असेंट के लिए और उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है कंकरेंट लिस्ट में जो मैटर है उसके ऊपर, तो स्टेट लॉ प्रिवेल करता है ऐसे सर्कमस्टांसेस में। आर्टिकल 2 है, ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को। आर्टिकल 2 जो है एम्पावर करता है पार्लियामेंट को ये एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश करना, या तो इस्टेब्लिश करना न्यू स्टेट या तो फिर एडमिशन करना इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। ये न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट, जैसे पार्लियामेंट को फिट लगे पार्लियामेंट जो है न्यू स्टेट को एडमिट कर सकती है और इस्टेब्लिश कर सकती है। आर्टिकल 2 जो है रिलेट टू द एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट जो ऑलरेडी पार्ट नहीं है, ऑलरेडी पार्ट नहीं है यूनियन ऑफ इंडिया का, ऑलरेडी यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, जैसे कि सिक्किम, उसका इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है। उसका हम बात करेंगे आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 की बात करेंगे तो ऑथोरिटीज द पार्लियामेंट टू ये ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को। क्या ऑथराइज करता है? फॉर्म अ न्यू स्टेट। इसमें भी न्यू स्टेट बनता है, आर्टिकल 2 में भी न्यू स्टेट बन रहा था, इसमें भी न्यू स्टेट बन रहा है। उसमें इस्टेब्लिश हो रहा था, इसमें न्यू स्टेट बनता है। कैसे बनता है? कोई पहले से स्टेट एग्जिस्ट करता है, उसका सेपरेशन हो गया, उसकी टेरिटरी का सेपरेशन हो गया, दो और मोर स्टेट को हमने यूनाइट कर दिया, या तो फिर किसी दो टेरिटरी को यूनाइट करके एक नया स्टेट बना दिया। तो यहाँ वो टेरिटरी जो है यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट है, उसका अगर सेग्रीगेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है और यूनिफिकेशन हो रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा है? या तो सेपरेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, यूनिफिकेशन हो रहा है, किसी भी केस में न्यू स्टेट का फॉर्म हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे आर्टिकल 3 के अंडर हो रहा है। इसमें हम पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इंक्रीज कर सकती है, डिमिनिश कर सकती है किसी भी स्टेट का एरिया, ऑल्टर कर सकती है बाउंड्री को, नेम चेंज कर सकती है स्टेट का, जैसे केरला का केरलम करने की प्रपोजल है। तो ये जो है आर्टिकल 3 के अंडर होगा। इसमें 2 कंडीशन है। पहला होता है, क्या होता है? प्रायर रिकमेंडेशन रहती है इसमें, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से ये भी कोई भी अगर इसमें कोई भी इंट्रोडक्शन जो होता है, प्रपोजल का इंट्रोडक्शन होता है, अगर किसी भी स्टेट का नेम चेंज करना है या एरिया चेंज करना है या न्यू स्टेट बनाना है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ऑल्टर करना है, टेरिटरी को ऑल्टर करना है या नेम को चेंज करना है, तो उसके लिए क्या होता है? प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की होती है बिफोर सच बिल इज प्रेजेंटेड इन द हाउस इन द पार्लियामेंट। ठीक है, किसी भी हाउस में आ सकता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी में भी आ सकता है। और दूसरा क्या होता है? बिफोर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट जो है क्या करते हैं, पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से वो बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है, और प्रेसिडेंट जो है पहले क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देने के पहले प्रेसिडेंट जो है वो रेफर करते हैं ऐसे बिल को कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर को। जैसे केरला का नाम चेंज करना है तो केरला लेजिस्लेचर को वो बिल जो है रेफर करेंगे प्रेसिडेंट, गार्नर करने के लिए और गैदर करने के लिए उनके व्यूज़ विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। पर अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कुछ व्यूज़ दिए जो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं पार्लियामेंट के ओपिनियन के साथ, तो ये कंपलसरी नहीं है, प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, ना तो पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर के व्यू को कंसिडर करे। ये एक फॉर्मल प्रोसीजर है खाली, ठीक है। और अगर स्टेट लेजिस्लेचर विद इन ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम
अपने सजेशन नहीं भी देता है तो भी कोई मैटर नहीं है, अगर देता है तो भी कोई मैटर नहीं है। पार्लियामेंट अपने हिसाब से प्रोसीड कर सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर की जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर। प्रेसिडेंट जो है बाउंड नहीं है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। स्टेट लेजिस्लेचर के व्यू से अमेंडमेंट टू द बिल, कोई फ्रेश नो कोई, अगर हम जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है अमेंड करने के लिए स्टेट की टेरिटरी को, नेम को, तो उस पर अगर कोई अमेंडमेंट लाते हैं तो उसके बाद दोबारा ये नेसेसरी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के लिए कि ये वो चीज़ स्टेट लेजिस्लेचर को रेफर करनी पड़े। ठीक है, और यूटी के केस पे कोई रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, यूनियन टेरिटरी के केस पे कोई रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। इंडिया जो इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है बट डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, स्टेट जो है डिस्ट्रक्टिबल है, मतलब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट जो है वो अश्योर नहीं है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट अश्योर नहीं है, स्टेट की टेरिटरी जो है चेंज हो सकती है। आर्टिकल 3 के अंडर पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो चेंज कर सकती है। आर्टिकल 4 की बात करेंगे तो लॉ, कोई भी लॉ मेड किया गया अंदर आर्टिकल 2 एंड 3, वो जो है अमेंडमेंट नहीं है। वो अमेंडमेंट नहीं है मतलब, अमेंडमेंट नहीं है मतलब सिंपल ये है कि वो स्पेशल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो सकता है। सिंपल मेजोरिटी जैसे हमने पढ़ी कि मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन द हाउस, मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन द हाउस, मतलब मान लो कि 100 लोग आज प्रेजेंट है तो 100 लोग में से 50% प्लस वन, मतलब 51 लोगों ने अगर वोट किया फेवर में तो वो चीज़ अमेंड हो जाएगी। उसके लिए कोई अदर क्राइटेरिया फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आर्टिकल 368 के अंदर उसे अंदर कंसिडर करते एज एन अमेंडमेंट तो उसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती, मतलब कि मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप हाउस और 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, ये दोनों कंडीशन जो है फुलफिल होनी चाहिए। और इस पर जो मैक्सिमम है वो उसका कंप्लायंस होना चाहिए। जैसे मान लो 500 लोग प्रेजेंट है तो 500 में से टू थर्ड लोग वोट देंगे, और मेजोरिटी ऑफ द टोटल टोटल मेंबरशिप, मतलब टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी मतलब 275, और 500 लोग हैं तो 500 लोग का टू थर्ड, तो टू थर्ड 500 का ज़्यादा होगा, तो टू थर्ड और 500 जो होगा वो हमें मेजोरिटी चाहिए। अगर उस मेजोरिटी को हम क्रॉस करते हैं तो ही ये अमेंडमेंट जो है वो आएगा। ये होता है स्पेशल मेजोरिटी में। पर यहाँ सिंपल मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी मतलब जितने लोग हैं उसमें 50% प्लस लोग, 1 ने वोट कर दिया फेवर में तो ये अमेंड हो जाएगा। तो ये सिंपल मेजोरिटी से होता है जैसे कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन होता है। इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात करें तो बेरीवाडी केस है। अगर इस पे कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमें इंडिया को अपनी कोई भी टेरिटरी जो है फॉरेन स्टेट को सीड करनी है तो उसके लिए स्पेशल अमेंडमेंट चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी से अमेंडमेंट चाहिए आर्टिकल 368 के अंदर। पर अगर हम इंटरनल रीएडजस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। हम अपनी टेरिटरी किसी और को देते हैं बाहर वाले को, तो उसके लिए हम सिंपल मेजोरिटी से नहीं कर सकते, नहीं तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी किसी और को टेरिटरी दे देगी फॉरेन कंट्री को, तो ऐसा नहीं हो सकता है। स्पेशल मेजोरिटी उसके लिए चाहिए। और पर हमें अगर सेटलमेंट करना है अपनी बाउंड्री डिस्प्यूट है अदर कंट्री के साथ, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, कई सारी कमीशन सेटअप हुई है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के लिए। पहले थी एस के धर कमेटी, एस के धर 1940 में एस के धर है। फिर जेवीपी है, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल प्रताप सीतारामैया। और फिर थर्ड हुई थी फजल अली कमीशन। तो एस के धर, जेवीपी एंड फजल अली कमीशन। फजल अली के दो और मेंबर थे, के एम पानीकर एंड एच एन कुंजरू, पानीकर एंड कुंजरू। पहले की क्या थी, एस के धर ने कहा था लिंग्विस्टिक फैक्टर को इसने मना किया था कि लैंग्वेज बेस पे डिवीजन नहीं होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेस पे जो है स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ये एस के धर ने कहा। फिर जेवीपी ने कहा, जेवीपी कमेटी, इसने भी लैंग्वेज को रिजेक्ट किया एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। फिर फजल अली आया, फजल अली कमीशन आई, फजल अली कमीशन ने एक्सेप्ट किया लैंग्वेज एज ए क्राइटेरिया, पर इन्होंने रिजेक्ट किया कि वन लैंग्वेज वन स्टेट। ये पूछा जाता है कि क्या इन्होंने एक्सेप्ट किया वन लैंग्वेज वन स्टेट? नहीं, इन्होंने कहा देखो लैंग्वेज एक क्राइटेरिया हो सकता है पर वन लैंग्वेज वन स्टेट का ये क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल नहीं है। लैंग्वेज वन ऑफ द क्राइटेरिया हो सकता है बट द सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्लानिंग, फाइनेंशियल रिसोर्स, ये सबको कंसिडरेशन में लेना चाहिए, उसके बाद ही स्टेट का जो है रीऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल इंश्योर करना चाहिए। ठीक है, तो इसके रिकमेंडेशन के बेस पे ही सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ। तो आंध्र प्रदेश जो है फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बना, ये 1953 में। ठीक है, इसे सेपरेट किया गया तेलुगु स्पीकिंग एरिया फ्रॉम द मद्रास स्टेट। इसमें क्या हुआ, आंध्र प्रदेश तेलुगु स्पीकिंग एरिया को सेपरेट किया गया मद्रास से, ऐसे आंध्र प्रदेश बना। ये हमारा हो गया